नमस्कार, न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। 5 दौर का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अंतिम 2 चरणों के मतदान 25 मई और 1 जून को कराए जाएंगे। इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा भी 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए मैराथन दौड़ कर रही है। उधर विपक्ष भी ताबड़तोड़ रैलियां कर प्रचार को धार दे रहे हैं। इसके साथ ही नजर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 राज्यों के चुनावी दौरों पर। साथ ही आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद भारत ने राजकीय शोक की घोषणा की है। डीडी न्यूज़ पर भी इस शोक में आज पूरे दिन सभी मोन्टाज और हेडलाइंस के पीछे का संगीत नहीं चलेगा। इसके अलावा बात होगी आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। लेंगे अपने संवाददाताओं से भी तमाम अपडेट। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में करेंगे चुनावी जनसभाएं। वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन में लेंगे भाग। भाजपा के स्टार प्रचारक जमकर कर रहे हैं चुनाव प्रचार। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में करेंगे रैलियां और रोड शो। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। आप सांसद स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। मामले की जांच कर रही उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी अंजिथा चिपियला संभालेंगी टीम की कमान। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भीषण लू का कहर जारी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन तक जारी रहेगा हीट वेव। दक्षिण भारत की ओर बड़ा मानसून। 5 दिन तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर ईरान में 5 दिन का शोक। अंतिम संस्कार की रस्में आज से शुरू। भारत में भी आज 1 दिवसीय राजकीय शोक। 28 जून को ईरान में होगा राष्ट्रपति चुनाव। और खेल की खबरों में आईपीएल के पहले क्वालिफायर में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। जीतने वाली टीम कटाएगी फाइनल का टिकट। हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का मिलेगा एक और मौका। खबरों को विस्तार से जानते हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले से जुड़ी बड़ी खबर अब सामने आ रही है। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट मामले की जांच के लिए किया गया है एसआईटी का गठन। इस मामले की अब तक जांच कर रही उत्तरी जिले की एडिशनल डीसीपी अंजिथा चिपियला की एसआईटी की अगुवाई करेंगी। एसआईटी में अंजिथा के अलावा 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल होंगे। इनमें सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी हैं जहां केस दर्ज है। तो स्वाति मालीवाल में एक बड़ा एक्शन दिल्ली पुलिस ने लिया है। स्वाति मालीवाल मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी में अंजिथा के अलावा 3 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस कर्मी जो हैं अब इस मामले की जांच करेंगे। और आपको बता दें कि सिविल लाइन थाने में एसएचओ भी शामिल हैं और सिविल लाइन थाने में ये मामला दर्ज है। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे ताज़ा अपडेट। बड़ा एक्शन लिया गया है दिल्ली पुलिस ने, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। लग रहा है कि जल्द पर्दाफाश होगा अब इस मामले में। देखिए, बिल्कुल भावना जल्द होगा पर्दाफाश। और आप इस बात से समझें कि एसआईटी के गठन के पीछे मकसद यही है कि इस जांच को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, ताकि इसकी जो जांच है उसके बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये मामला साधारण नहीं है। सीएम हाउस के अंदर मारपीट का मामला है और एक राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट का मामला है। दूसरा, एसआईटी अब तेजी के साथ इस मामले में जांच करेगी। आप देखें कि एडिशनल डीसीपी इसमें मौजूद है वर्तमान में जो इस मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा 3 सब इंस्पेक्टर हैं और सिविल लाइन थाने के एसएचओ भी शामिल हैं। एसआईटी का मकसद सिर्फ यही है कि इस जांच को तेजी के साथ पूरा किया जाए। क्योंकि आप देखें कि जब एक एसआईटी गठित की जाती है तो उसका उद्देश्य यही रहता है कि ये पूरी की पूरी एसआईटी उस केस में ही इन्वॉल्व रहेगी और इस केस की जो जांच है वो तेजी के साथ करेगी।
अब आप देखें कि सीएम हाउस के अंदर जाके तमाम तथ्यों को एसआईटी दोबारा से चेक करेगी। जी। इसके अलावा आप ये देखें भावना कि जिस तरीके से आप सामान्य रूप से देखें कि अगर आपके घर में कोई सर्वेंट काम करता है और आपका कोई परिचित या कोई करीबी आपके घर में आता है, तो सर्वेंट बिना आपकी सहमति से इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता है कि आपके परिचित के साथ मारपीट कर दे। ठीक आप बात। देखें कि उस समय सीएम हाउस के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनके परिवार के लोग मौजूद थे और एक निजी सहायक सांसद के साथ इस तरीके से मारपीट करता है और जो मेडिकल रिपोर्ट में तमाम तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई है। आप देखें कि सीसीटीवी फुटेज है, उसको डिस्ट्रॉय जी करने नीरज। की कोशिश की गई है, वहां पर जो कैमरे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो ये बताता है कि मामला गंभीर है। अब एसआईटी तेजी के साथ इस पूरे मामले की जांच करेगी। भावना। नीरज, क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से जब ये एसआईटी का गठन हुआ है, क्या कोई डेडलाइन रखी गई है इस रिपोर्ट को सौंपने की? देखिए भावना, अभी डेडलाइन तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, एसआईटी से ये जरूर कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो तेजी के साथ एसआईटी करे और जो नए तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ इस जांच को साझा किया जा सके, ताकि इस पूरे मामले में जो केस है वो मजबूत केस बनाया जा सके तमाम सबूत और तथ्यों के साथ। अभी तक डेडलाइन नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि एसआईटी के गठन के बाद इस मामले में तेजी आएगी और जल्द से जल्द इस जांच को पूरा कर लिया जाएगा। भावना। नीरज, क्या कुछ और भी पर्दे खुलने के आसार हैं इस केस में? देखिए, बिल्कुल पर्दा खुलने के आसार हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ आप विभव कुमार तक ही सीमित ना समझे, क्योंकि विभव कुमार ने किसके कहने पर मारपीट करी है, उसके पीछे मकसद क्या था, क्या किसी तरीके से और प्रताड़ित कर रहे थे स्वाति मालीवाल को। और आप देखें जिस तरीके से इनके कैरेक्टर एसेसिनेशन का जो खेल आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो भी दिखाता है कि जो तथ्य हैं वो कुछ और हैं, दूसरे तरीके की जांच में निकलकर सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सेलेक्टेड फुटेज जारी कर स्वाति मालीवाल के कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की जा रही है, वो भी जो जांच का जो दायरा है उसके तहत उसको शामिल किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है कि एक राज्यसभा सांसद के साथ सीएम हाउस के अंदर मारपीट हो रही है। तो इसमें और भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे जब भावना एसआईटी इस मामले की जांच तेजी के साथ करेगी। जी नीरज, साथ ही ये भी देखा गया कि जब दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही थी तो दिल्ली पुलिस ने सीन को भी रिक्रिएट करने की कोशिश करी, ताकि ये परत बाय परत समझा जा सके कि किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल न केवल सीन को रिक्रिएट किया गया, बल्कि वहां पर जो मौजूद तमाम जो तथ्य और सबूत है उनको भी एकत्र करने की कोशिश की गई। आपने देखा भी था कि दिल्ली पुलिस की जब टीम सीएम हाउस के अंदर गई थी तो तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लेकर गई थी कि वहां पर किस तरीके से जो जांच है उसको पूरा किया जा सके। जो तमाम वहां पर तथ्य है, जो उस समय का स्टाफ मौजूद था, उनसे पूछताछ हुई है। अब जो एसआईटी है वो उन स्टाफ से अलग तरीके से पूछताछ करेगी। इस मामले में जो तथ्य अभी तक दिल्ली पुलिस के पास है, एसआईटी अब उन तमाम तथ्यों को अपने पास लेगी और उसके बाद इस पूरी जांच को तेजी के साथ करेगी। मकसद यही है कि इसके पीछे कौन कौन शामिल है, क्योंकि आप पहले संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को स्वीकार किया था कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत व्यवहार सीएम हाउस के अंदर हुआ है और स्वाति मालीवाल हमारी वरिष्ठ सदस्य है। लेकिन उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक तरीके से यू टर्न ले लेती है और विभव कुमार के साथ मिलकर खड़ी हो जाती है। तो ये तमाम तथ्य बताते हैं कि दाल में कुछ काला है, केवल विभव कुमार ही इसमें शामिल नहीं है, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एसआईटी जांच करेगी तो तमाम तथ्य निकलकर सामने सामने आएंगे। ठीक निरंजन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कल स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा था कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी है, जिसके बाद मुझे मुख्यमंत्री और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही स्वाति मालीवाल ने लिखा कि केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। साथ ही स्वाति मालीवाल ने लिखा कि पार्टी के सभी लोगों को फोन करके ये बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों के नंबर से उनकी डिटेल ट्वीट करवाकर उनकी जान खतरे में डाली जा रही है।
खैर, झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो जाए कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजरें ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगे, ये स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके लिखा है। और आइए अब नजर डालते हैं खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। चौबीस की चुनौती की शुरुआत करें। लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 2 चरण के चुनाव बाकी रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के दिग्गज नेता आज भी धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री की पहली जनसभा सुबह 11 बजे पूर्वी चंपारण में होनी है, जो कि अब से कुछ देर बाद है। यहाँ बीजेपी के राधा मोहन सिंह चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ लालू यादव ने राजेश कुशवाहा को टिकट देकर मुकाबले को थोड़ा रोचक जरूर बना दिया है। 2019 में राधा मोहन सिंह ने कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह को हराया था। बता दें आपको, प्रधानमंत्री की अगली रैली जो कि दोपहर 12:30 बजे महाराजगंज में होनी है। यहां एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सीगरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का रुख करने वाले हैं। यहां उनकी पहली जनसभा करीब 4 बजे प्रयागराज में होगी। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। यहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान अलग अलग वर्ग की महिलाओं से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 2 राज्यों में चुनावी दौरा। प्रधानमंत्री चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश में। वाराणसी में मातृ सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां नारी शक्ति से संवाद करते हुए नजर आएंगे। हमारे संवाददाता हमें पल पल की अपडेट लगातार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। कुमार आलोक जुड़ चुके हैं बिहार के महाराजगंज से, वहीं वाराणसी से जुड़ चुके हैं हरिकेश बहादुर सिंह गौतम। सबसे पहले मैं कुमार आलोक के पास आना चाहूंगी। कुमार, अगर बिहार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं और साथ ही आज जब पूर्वी चंपारण आएंगे तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और हमें लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। कुमार आलोक के साथ बात करेंगे, साथ ही साथ हरिकेश से भी बात करेंगे, लेकिन न्यूज़ 10 में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए लगातार टीजी न्यूज़ के साथ। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। और लगातार ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी दौरा कर रहे हैं और साथ ही चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए कुमार आलोक जुड़े हुए हैं महाराजगंज बिहार से, वहीं हरिकेश जुड़ चुके हैं वाराणसी से। कुमार आलोक, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजगंज और साथ साथ वाराणसी दोनों जाएंगे। यहाँ हमारे साथ हरिकेश भी जुड़ चुके हैं वाराणसी से।
हरिकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरिकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि शिव की काशी नगरी में नारी शक्ति का संदेश देते हुए आज प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं और महिला मोर्चा को संभाल दी गई है इस पूरे मोर्चे की। अपने तरीके से एक अलग सा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी अपनी नगरी, चुनावी नगरी पहुंच रहे हैं। देखिए भावना, प्रधानमंत्री ने खुद ही इच्छा जाहिर की जब पिछली बार आए, नामांकन दाखिल किया और उसके बाद प्रबुद्ध जनों से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जब उन्होंने संवाद किया तो उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि मैं मातृशक्ति से मिलना चाहता हूं। और इस बार जो मिल रहे हैं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मुलाकात करेंगे, ये आप कह सकती है पुनरावृत्ति भी है। जब नारी के लिए जो बिल आया था उनके आरक्षण के लिए, पॉलिटिकली जो लोकसभा और विधानसभा के लिए 33% का, तो उसके तुरंत बाद जब काशी आए प्रधानमंत्री तो उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ही मातृशक्ति से मुलाकात की, संवाद किया और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद उन्होंने खुद इच्छा जाहिर की कि मैं मातृशक्ति से मिलना चाहता हूं। और यहां पर जब प्रधानमंत्री संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी आएंगे तो जो हर वर्ग की महिलाओं से उनके चर्चा करने की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जो पूरा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर जो मातृशक्ति का कार्यक्रम है उसका संचालन से लेके, स्वागत से लेके, अभिनंदन से लेके, मतलब प्रधानमंत्री जब प्रवेश करेंगे तब से लेकर और उनके जाने तक का जितनी भी गतिविधि है वो महिला शक्ति यानी मातृशक्ति के हाथों में होगी। काशी के बारे में मैं कहूं भावना, तो यहाँ की नारी शक्ति इतनी जागरूक है, इतना ज्यादा तत्पर है कि उसका एक उदाहरण मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक महिला जो है यहाँ पर खुद आके रुक गई हैं और मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आपने जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का उत्साह आप लोगों में है और कितनी संख्या में पहुंचने की उम्मीद आपके साथ? हम लोग तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोग कहते हैं कि 10 लाख पार से वोटों से जीतेंगे, तो हम सोच रहे हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख पार तो हम महिलाएं पहुंच जाएं। और हमारा भाई आ रहा है, जैसे एक बहन को होता है कि अपना भाई आ रहा है, वैसे हमारे काशी में हमारा भाई आ रहा है। उनके स्वागत के लिए हम तहे दिल से अपनी बाहें फैला के फूल बिछा के खड़े हैं। कितनी संख्या में आप उम्मीद है आप लोगों के पहुंचने की और किस तरह का उत्साह महिलाओं में देख रही हैं? कम से कम 5 से 10 लाख महिलाएं हमारे काशी से, क्या सारे देशों से, सारे भारत देश से आ रही हैं कि हमारा भाई पहली बार 33% आरक्षण मिलने के बाद हम बहनों से मिलने आ रहा है। तो जहां भी महिलाएं सुन रही हैं वो आ रही हैं। देखिए ये महिला है भावना, तो इनको पता है। और चूंकि मैं अभी सर्वे आज सुबह कुछ महिलाओं से मिलने गया था, उन्होंने भी ऐसी बात कही थी। हो सकता है कि चुनाव के लिए जो विदेशों में रह रही हैं महिलाएं वो भी आई हों। उनका ये कहना था कि केवल देश से ही नहीं, विदेशों से भी महिलाएं केवल यह जानने के बाद आ रही हैं इसमें शिरकत करने के लिए। प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता जी हरिकेश जो आ रहे हैं मातृशक्ति। हरिकेश, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की बात की जाए, जिलों की जानकारी तो हमें है ही। हरिकेश, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लास्ट 10 सालों के कार्यकाल की बात की जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पिछले साल ही आया है। साथ ही साथ भाजपा हमेशा महिला सशक्तिकरण के मुद्दे की बात को मुखर करती रही है। इसके साथ ही हम ये देखेंगे, हमें पता चला है कि जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे तो यहाँ बनारस की अनूठी संस्कृति भी देखने को मिलेगी, वहीं लघु भारत की झलक भी देखने को मिलेगी। देखिए भावना, ये जो काशी है ना, इसकी बनावट, इसकी बसावट लघु भारत की है ही। जब घाटों के किनारे आप चलेंगी ना तो 80 से शुरू करके और जो राजघाट है वहां तक जो पुरानी बसावट है, पुरानी बस्ती है, जो गलियां हैं जिनके लिए घाट हैं, जिनके लिए कि काशी जानी जाती है, उनमें आपको लघु भारत मिलेगा ही मिलेगा। अब 80 के आसपास तो बंगालीज की बस्तियां हैं, इधर दो घाट हैं मणिकर्णिका के, उनमें गुजराती लोगों की है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के हैं उनमें पंजाबी भी मिल जाएंगे, आपको सिंध के लोग भी मिल जाएंगे, मराठी। ज़्यादातर जो मंदिर हैं, ज़्यादातर जो बड़े भवन हैं उनमें मराठी परिवार मिल जाएंगे। तो आपको
तमिल परिवार भी, तेलुगु भी, और इसके पहले प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम, तेलुगु भाषा के लिए लोगों के लिए यहाँ पर कार्यक्रम करवाए हैं। तो पूरा जो लघु भारत है, जब रोड शो कर रहे थे तभी लघु भारत के रूप में पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक तरीके से लोग उनका स्वागत कर रहे थे। और इस बार तो मातृशक्ति की बात है, तो जो महिलाएं हैं वो अपने अपने परिधान में, जो उनके पारंपरिक परिधान है, जो पारंपरिक ढंग है किसी के स्वागत करने का, अभिनंदन करने का, उसका भी रूप दिखाई देगा इस मातृशक्ति संवाद सम्मेलन में। भावना। साथ ही हरिकेश, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते रहे हैं, और जब मातृशक्ति की बात हो तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है। जब प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं और जब महिलाओं के साथ संवाद करेंगे तो महिला वोटरों से किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपने विचार रख सकते हैं? देखिए, इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था, एक कार्यक्रम लगा था एक ऐसे गांव में जो भदोही और वाराणसी का बॉर्डर था, वहां पर प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी का जिक्र किया था। तो वो लखपति दीदी वही हैं जिनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार काम कर रही है, योजनाएं काम कर रही हैं। फिर ड्रोन दीदी, जो ड्रोन दीदी हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया, वो अब ड्रोन चला सकती हैं, उस ड्रोन के माध्यम से कृषि कार्यों में वो भागीदारी कर रही हैं। दूसरों के खेतों में भी ड्रोन के माध्यम से जो छिड़काव है दवाओं का, जो पौधों को बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है ड्रोन से, वो कार्य कर रही हैं। इसके अलावा जो महिलाएं यहाँ पर अपने एफपीओज के माध्यम से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और यहाँ पे एपीडा एक संस्था है वाणिज्य मंत्रालय की, जो यहाँ के कृषि उत्पाद हैं उनको विदेशों में भेजने का कार्य कर रहा है, उसमें भी महिलाओं की भारी भूमिका है। तो यहाँ पर जो महिलाओं में उत्साह है उसका कारण यही है कि वो आत्मनिर्भर बनी है, चाहे लखपति दीदी के रूप में, चाहे ड्रोन दीदी के रूप में, चाहे एफपीओ की सदस्य बन के अपने जो कृषि उत्पाद हैं उनको विदेशों में निर्यात कर पा रही हैं। तो इस तरह की जो महिलाएं हैं उनके अंदर यही उत्साह है जो उनको इस मातृशक्ति संवाद में आने के लिए मजबूर कर रहा है। बल्कि वो दिल से अपने जो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके लिए सोचते हैं। मैं जब कल किसी महिला से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने, जो ग्रामीण क्षेत्र की थी, लगभग उनकी उम्र 60 के ऊपर होगी, उन्होंने ये कहा कि जो शौचालय बनवाया प्रधानमंत्री ने, वो हम लोग के लिए नाम जो इज्जत कर दिया गया है, वो सच में हमारी इज्जत को बचाता है। नहीं, शाम के समय, रात्रि के समय में हम लोग को बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था, जिससे हमें मुक्ति मिली है। इसलिए मैं जरूर जाऊंगी और अपने जो मेरे साथ की महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आके अभी शहरों में रह रही हैं, उनको भी लेकर जाऊंगी इस मातृशक्ति संवाद में। अपने जो नेता हैं उनके दर्शन तो हमें मिल जाए, इस उद्देश्य से, इस महिला मोर्चा में लगातार जोश आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं, तो सभी उत्सुक हैं कि प्रधानमंत्री किन मुद्दों को लेकर आज वाराणसी की महिला वोटरों के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। हरिकिशन, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ें। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उड़ीसा में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज उड़ीसा में कई जनसभाएं करेंगे। अमित शाह सबसे पहले संबलपुर के अंडंटापाली में जनसभा करेंगे। इसके बाद अमित शाह केंदुझर, ढेंकानाल और पुरी में भी चुनावी रैलियां कर भाजपा प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले हरियाणा के रोहतक और जींद में रोड शो करेंगे। इसके बाद नड्डा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। दिन के अंत तक जेपी नड्डा दिल्ली के चांदनी चौक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विपक्षी पार्टियां लगातार रैलियां और जनसभाएं करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लालगंज और बदोही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही सपा नेता डिंपल यादव आज कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ प्रयागराज में एक संयुक्त रोड शो करेंगे। डिंपल यादव आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में भी प्रचार करेंगे।
चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी जमशेदपुर में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव आज प्रयागराज में एक साझा रोड शो करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ और हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा के यमुनानगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वे चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बाद पटौदी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। पीएम ने कहा है कि किसी को भी वो बाबा साहेब के संविधान को कुचलने नहीं देंगे। पीएम ने कहा है कि सभी को राहुल गांधी के शब्दों को सुनना चाहिए, जिसमें वो एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय को अधिकारों से वंचित कर असंवैधानिक रूप से समुदाय विशेष के आरक्षण को प्राथमिकता देने की बात कह रहे हैं। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। यही कांग्रेस की सच्चाई है, जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए, और हर टीवी वाला आता था, मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं। शहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। यानी इन लोगों में 3 बुराइयां साफ है। एक, ये इंडिया अलायंस वाले, कांग्रेस वाले, उनके साथी पूरी तरह 100% ये कम्युनल है। ये भारत की बिन सांप्रदायिकता के संविधान के गौर विरोधी है। दूसरा, ये गौर जातिवादी है, और तीसरा, ये गौर परिवारवादी है। ये तीनों बुराइयों से भरे हुए हैं लोग।
और मैं देश के मीडिया जगत को चुनौती देता हूं। बहुत बचाया इन लोगों को, जिन इकोसिस्टम ने इन लोगों की रक्षा की है वो जरा कान खोल के सुन ले। आपने देश के संविधान के अपमान को देखा लेकिन आंखें बंद कर ली। ये कम्युनल लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग मोदी का हिसाब मांग रहे। और आजकल मैं हर दिन उनका एक कच्चा चिट्ठा सबूतों के साथ खोल रहा हूं कि कितने घोर कम्युनल है, ये कितने घोर बिन सांप्रदायिकता के विरोधी है। ये 100% सांप्रदायिक लोग हैं। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और वो भी SC, ST, OBC का आरक्षण छीन करके लूट लेंगे आपका अधिकार। 24 के इस चुनाव में मोदी ने कांग्रेस की इस मुस्लिम लीगी सोच का नकाब उतार दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। और इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी इकोसिस्टम इससे बचने के रास्ते खोज रही है। मोदी ने आपको ऐसा पकड़ा है, देश इस चुनाव में आपको सजा देने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग के लोग, SC, ST, OBC वर्ग के आप लोग इंडी गठबंधन वालों को, TMC को अपना आरक्षण छीनने देंगे, अपना अधिकार छीनने देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र में मातृशक्ति से संवाद करने वाले हैं। इसके लिए वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तैयारियां जोरों पर हैं। काशी की मातृशक्ति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम की खास रिपोर्ट देखिए। काशी में नारी शक्ति संवाद प्रधानमंत्री करेंगे अपने मातृशक्ति जिसको कहते हैं उससे। इसकी तैयारी है काशी में। अर्चना मिश्रा जी हैं जो लगातार इस तैयारी को देख रही हैं। अर्चना जी, कैसी तैयारी है और क्या उम्मीद? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी रोड शो में आए थे, उन्होंने मातृशक्ति की उस रोड शो में सहभागिता, जो उत्साह ऊर्जा देखा, उन्होंने स्वयं से इच्छा जाहिर की कि मैं काशी की मातृशक्ति से संवाद करना चाहता हूं। जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की उसी दिन से मातृशक्ति काशी की उत्साहित ऊर्जावान पूरे तन्मयता से लग गई कि हम पूरी काशी की मातृशक्ति एकत्र होकर प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आएंगे। तैयारी पूरी है प्रधानमंत्री के स्वागत की, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इच्छा जाहिर की है मातृशक्ति से बात करने के लिए। आप काशी से हैं और किस तरह से तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयारी है। देखिए, इससे एक ताकत मिलती है। ताकत ऐसी मिलती है, देश का प्रधानमंत्री अगर वो हम नारी शक्ति को इतना सम्मान देते हुए, और वो ऐसा सम्मान कि जहाँ पे नारी शक्ति अपनी स्वयं की बात उनके सामने रख सके। शादी आबादी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी अच्छी प्रकार से सोच पाते हैं उतना तो शायद ही कोई सोच पाता होगा। यहाँ पर सभी महिलाओं से ही वो संवाद भी करेंगे और महिलाएं ही सारा कार्यक्रम कर रही हैं। उनके आने से लेकर उनके प्रस्थान करने तक के सारे कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका है। मोदी का स्वागत हम करेंगे, जाएंगे। वो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो बनारस की हालत है वो बहुत अच्छी हो गई है। हर उम्र की महिलाएं उत्साहित हैं काशी की अपने नेता, अपने सांसद, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। आपके नेता, देश के प्रधानमंत्री मातृशक्ति से संवाद करने। हम लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। उनके लिए हमारे मन में उनको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जिस प्रकार घर में
मातृशक्ति का महत्व होता है, गार्जियनशिप में माताएं या पिताजी का, उसी तरह आज हमारे देश के लिए मोदी जी का बहुत ही महत्व, हमारे बनारस में कितना आगे वो बढ़ाए हैं, जिससे कि हमारे बनारस को लोग बहुत पीछे कहते थे। आज हमको बहुत गर्व होता है कि आज मेरा बनारस बहुत आगे बढ़ा। जैसे उन्होंने अयोध्या में श्री रामचंद्र का एकदम असीम दर्शन हमको करा के कृतार्थ किया, वैसे उनके दर्शन पाके हम भी बहुत धन्य हो गए। उन्होंने जो औरतों के लिए, जो नारी के लिए जो किया है, अब तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। इसलिए हम औरतें मोदी जी के बहुत आभारी हैं और हम तो चाहेंगे कि वो आजीवन हमारे प्रधानमंत्री बने रहें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी के इस्कॉन समाज पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि ममता दीदी वोट बैंक के चक्कर में जो संगठन राष्ट्र की सेवा करते हैं उनके खिलाफ और शाहजहां शेख जैसे लोगों के साथ है। ऐसे संगठन जो लोगों की, गरीबों की सेवा करते हैं, जो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारत की सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी गाली दिया जा रहा है। ये दिखाता है कि वोट बैंक के दबाव में किस प्रकार से ममता बनर्जी जी हिंदू विरोधी नीतियां हर बार अपनाती है। और ये कोई पहली बार नहीं है। जय श्री राम बोलो तो गिरफ्तार हो जाते हैं लोग। हमने देखा है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन की यात्रा पर रोक लगाई जाती है और ताजिए को जाने दिया जाता है और फिर हाईकोर्ट को उसे इंटरवीन करना पड़ता है। जो संगठन राष्ट्रवादी है, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उनको धमकी, और जो दंगे करते हैं, जो लोग उत्पात फैलाते हैं, उनको संरक्षण देने का काम किया जाता है। आज ममता बनर्जी का हाथ बीएसएस या रामकृष्ण मिशन के साथ नहीं है, बल्कि शाहजहां शेख जैसे अपराधियों के साथ है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत। आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को एक रैली में उनकी हत्या कर दी गई थी। उन पर आत्मघाती हमला हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वीरभूमि पहुंचे। इस दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी के पूरे परिवार ने भी नमन करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें मेरी श्रद्धांजलि। और न्यूज़ 10 में आगे बढ़े। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप पर अब एक और बड़ा आरोप लगा है। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में कनाडा में आम आदमी पार्टी के फंड जुटाने के कार्यक्रम के दौरान जुटाई गई धनराशि पार्टी के मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक के खाते में भेजी गई थी। ईडी के सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में ईमेल बातचीत के साक्ष्य शामिल हैं, जो भगवंत तूर के जरिए पाठक और आप सदस्य कपिल भारद्वाज को $29,000 के सीधे हस्तांतरण का संकेत देते हैं। ईडी के एक सूत्र ने कहा है कि दान
दानकर्ता और दान राशि का विवरण देने वाली डेटा शीट कनाडा में आप स्वयं सेवकों की ओर से ईमेल के जरिए आप ओवरसीज इंडिया को भेजी गई थी। हालांकि इनके नाम पार्टी के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं है, जो जानबूझकर छिपाए गए लगते हैं। सूत्रों ने कहा है कि 30 जनवरी 2016 को टोरंटो में एक अन्य कार्यक्रम के दौरान कुल $11,786 जुटाने का दावा किया गया था। ईडी के सूत्र ने कहा है कि इस राशि में से $3,821 को कार्यक्रम के आयोजन के खर्च के रूप में बताया गया, जबकि $7,955 को छोड़ दिया गया। ये बची हुई रकम 11 AAP कनाडा स्वयंसेवकों के पासपोर्ट का उपयोग करके AAP इंडिया के IDBI बैंक के खाते में डाली गई थी। और जम्मू कश्मीर के बारामूला से खबर आ रही है, जहां 5वें चरण के चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यहां लोकसभा चुनाव में कुल लगभग 59% वोटिंग हुई है, जो 1984 के बाद सबसे अधिक है। 40 साल पहले 58.84% यहां मतदान हुआ था। बात करें 1996 की, तो यहां 46.65% वोटिंग हुई थी। कल हुई वोटिंग में अच्छी खबर ये रही है कि यहाँ जो नौजवान भटक गए हैं, उनके परिवार वालों ने भी लोकतंत्र में भरोसा जताया है और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मुख्यधारा में लौट रहे परिवारों का कहना था कि उन्होंने जमहूरियत के लाभ को ध्यान में रखकर वोट दिया है। उन्होंने अपने परिवार के उन सदस्यों से भी मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। साथ ही बारामूला में रिकॉर्ड मतदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मतदाताओं को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि बारामूला की मेरी बहनों और भाइयों को लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए बधाई। इस तरह की सक्रिय भागीदारी एक अच्छा चलन है। और अब मौसम से जुड़ी खबर का रुख करते हैं। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्म हवा के थपेड़े अभी अगले 5 दिन तक और परेशान करेंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश में भीषण हीट वेव जारी है। लू के प्रकोप को देखते हुए कक्षा 8 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आप बात करें, स्पेशली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, जहां कंटिन्यूज हीट वेव टू सीवियर हीट वेव पड़ रही है। तो आने वाले 5 दिनों के लिए हमने पूरा जहां रेड अलर्ट दे रखा है, और नॉर्थ मध्य प्रदेश, वहां में भी हमने हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का वार्निंग दे रखा है, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली बिहार पे भी हीट वेव पड़ रहा है, लेकिन 2 दिनों के बाद वहां थोड़ी कमी हो जाएगी। इसके अलावा गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव कंटिन्यू रहेगी। अनुमान नहीं लगा रहे कि टेम्परेचर में गिरावट रहेगी। ऑलमोस्ट जैसे टेम्परेचर चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे, 1 आधा डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। लोगों को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जनरली ऑब्वियस है कि धूप के टाइम बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इस समय कई क्षेत्रों में लू का कहर जारी है। हमारी संवाददाता सुवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुवेश, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगी कि राजधानी दिल्ली में तो तापमान बढ़ ही रहा है और 45 डिग्री जो है वहां तक छू चुका है तापमान। अभी का क्या तापमान है बाहर, और मौसम विभाग ने क्या कहा है कि कब तक इस गर्मी से सबको झुलसना पड़ेगा? जी भावना, अभी के तापमान की अगर दिल्ली की बात करें तो अभी का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। वहीं अभी समय केवल 11 बजने जा रहे हैं और तापमान इतना है, अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक जा सकता है, इसका अनुमान आज लगाया जा रहा है। गर्मी है, इतना आज शुक्र है कि गर्म हवाएं अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन 12 बजे के बाद से अनुमान आज भी लगाया जा रहा है कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक लू फिर से शुरू होगी। और रेड अलर्ट, जैसा कि आपने भी अभी बताया कि रेड अलर्ट जारी किया गया है, और वैज्ञानिकों ने साथ ही ये भी कहा है कि 5 दिनों तक ये हालात होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक मानसून को लेकर कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है कि कब तक आएगा और क्या है। और अगर बारिश नहीं होती है तो हालात बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे में
लगातार लोगों को ये भी सलाह दी जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर पर रहिए। बच्चों की तो छुट्टियां भी कर दी गई हैं और अभी भी गर्मी धूप जो है वो तो है ही, साथ ही जो गर्म हवा चल रही है उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। डायरिया जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। कहा जा रहा है लोगों से लगातार कि अगर आप बाहर, जब तक आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो, आप बाहर ना निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशन जैसे खुद को ढक कर या ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। भावना, जिस तरीके से आपने बताया, सुरेश की एडवाइजरी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। किस समय बाहर ना निकलने की एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जी भावना, खासकर देखिए सुबह वॉक के लिए जब जाते हैं उसके लिए भी खासकर एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो तो 6 बजे तक अपना वॉक जो है वो ख़त्म कर ले, क्योंकि आज जो धूप निकलने के बाद, जैसे ही धूप निकलती है उसके बाद से ही पसीना शुरू हो जाता है, चाहे आप घर पर रहें या बाहर। स्थिति बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो खासकर कहा गया है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लिक्विड लें, क्योंकि 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है वो घर में भी काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासकर कहा गया है कि आप इस समय तक बाहर ना निकलें, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लिक्विड पीने की कोशिश करें। जी सुरेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं बारिश ने भारत के दक्षिणी छोर पर दस्तक दे दी है। तमिलनाडु के कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कई शहरों का बुरा हाल है, जिसमें तिरुपतूर और करूर शामिल हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 10 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए न्यूज़ 10 के साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कान फिल्म महोत्सव की। कान फिल्म महोत्सव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, समारोह में फिल्म और उससे जुड़ी गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। कान फिल्म महोत्सव में जहां दुनिया भर के फिल्मी सितारे शामिल हो रहे हैं, वहीं भारत पेविलियन में फिल्मों के ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हो रहे हैं। साथ ही दुनिया भर के फिल्मकारों का आना जाना भी लगा हुआ है। बात करें अगर भारत पेविलियन की, तो यहाँ फिल्मकारों की बैठकों के कई सत्रों का आयोजन हो रहा है, जहाँ फिल्मकारों ने अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है कान फिल्म महोत्सव में, जानने के लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा का, जो इस समय कान फिल्म महोत्सव में मौजूद हैं। श्यामा, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से कान फिल्म महोत्सव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फिल्मी सितारे भी अपने अपने नए लुक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर भारत पेविलियन की बात की जाए, जहां मिनी भारत की झलक देखने को मिल रही है, वहां कई ऐसे सत्र आयोजन किए जा रहे हैं जो भारतीय सिनेमा के लिए आने वाले वर्षों के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं।
जी भावना, हम बात कर रहे हैं भारत पवेलियन की, जो एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर प्ले कर रहा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और फिल्म जगत से जुड़े हुए भारतीय फिल्म मेकर्स के साथ में एक कम्युनिकेशन साझने के लिए। हम बात करें अगर आज के दिन की, तो आज का दिन काफ़ी खास रहेगा। जैसा आप भी बता चुकी हैं कि अब जब जैसे धीरे धीरे अब ये फिल्म महोत्सव अंत की तरफ बढ़ रहा है, वैसे गतिविधियां भी अब काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी दिन बचे नहीं हैं। यहाँ अगर हम आज की बात कर लें तो हर दिन की तरह आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे जो छोटे बैनर के या रीजनल सिनेमा जो हैं उनकी पोस्टर ट्रेलर लॉन्च होगी। इसके अलावा वर्ल्ड विदाउट वाटर एक ऐसी मूवी है जो सोशल मैसेज के साथ आती है, सोशल कॉज के साथ आती है। ऐसे ही हमने कई लॉन्चेस देखे हैं भारत पवेलियन में जो कहीं ना कहीं आपको आपके जो सोशल कॉन्शियस है उसको जगाने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम आज देखें तो फायर साइड चैट होंगे, तो बड़े डिग्निटरीज के साथ में एक होंगे संतोष सिवान, जो हम जानते हैं यहाँ पर इस बार पहली बार एक ऐसे भारतीय को पिया एंजन्यू के अवार्ड से नवाजा जा रहा है सिनेमाटोग्राफी के लिए, तो वो आज यहाँ पर आएंगे फायर साइड चैट सेशन में। और इसके अलावा एक्ट्रेस अदिति राव हयाद्री वो भी आएंगी, या उनके साथ भी एक फायर साइड चैट सेशन किया जाएगा। इसके अलावा हम अगर स्क्रीनिंग्स की बात कर लें तो स्क्रीनिंग में भी हर दिन की तरह इन कंपटीशन सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है और सबसे ज़्यादा उसकी टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं। तो उसमें लिमनॉव, द सब्सटेंस, ये सारी मूवी, डॉग ऑन ट्रायल, ये सारी मूवी दिखाई जा रही है। इसके अलावा अ सर्टेन रिगार्ड में भी भारत से जो 2 मूवी गई हैं, द शेमलेस और संतोष, इसके अलावा भी और सारी मूवीज़ जो अ सर्टेन रिगार्ड में है उसे दिखाई जा रही है। प्रीमियर सेक्शन भी है एक, जहाँ पर द मार्चिंग बैंड, सेमापोए, ये सारी मूवी दिखाई जा रही है। तो लगभग एक दिन में कई सारे मूवीज़ दिखाई जा रही हैं। और जैसा हम बता रहे हैं आपको कि इन कंपटीशन सेक्शन की जो मूवीज़ रहती हैं उसकी मूवीज़ की टिकट्स जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं, तो उसे एक दिन में कई सारे स्क्रीन्स के ऊपर में उसके रिपीटेटिव स्क्रीनिंग की जाती है ताकि लोगों को मिस करने का एक मौका ना मिले। अगर हम माहौल की बात कर लें भावना, एक तरह से कान फिल्म महोत्सव जो पूरा कान शहर है वो तब्दील हो जाता है पूरे सिनेमा लवर्स के लिए। तो पवेलियंस लगे हुए हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 60 से ज़्यादा देशों ने अपने पवेलियन लगाए हुए हैं और आकर्षित कर रहे हैं हर तो एक दूसरे फिल्मों देश के को इस कि वो महाकुंभ वहाँ आएं कान और फिल्म उनके महोत्सव देशों में आकर श्यामा फिल्म क्रिएट करें। फिल्मों के इस महाकुंभ में कान फिल्म महोत्सव में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत पेविलियन अंतर्राष्ट्रीय जगत के सिनेमा और भारतीय सिनेमा के बीच एक सेतु के रूप में काम कर रहा है। श्यामा, हमने ये भी देखा कि भारत पेविलियन में स्पीड डेटिंग का चलन भी देखा, उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से आया है? जी बहुत अच्छा रहा है। हर दिन एक नया देश साथ में स्पीड डेटिंग कर रहा है भारत फिल्मकारों के साथ में। फिल्म कमीशन साथ में आते हैं, को प्रोडक्शन की बातें होती हैं, प्रोडक्शन हाउसेस साथ में आते हैं। तो ऐसे हमने कई सारे सत्र देखे और आज भी लगातार B2B मीटिंग्स के तहत या स्पीड डेटिंग के कॉन्सेप्ट के तहत ये मीटिंग्स लगातार हो रही है। तो स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देश हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। और हमने ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर्स से भी बात की थी जिन्होंने बताया था कि काफ़ी बड़ा बजट है ऑस्ट्रेलिया का, जो फिल्म क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भारत में आके। तो एक बहुत अच्छी बात है दोनों देशों के लिए कि लोकल्स को जॉब मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक दूसरे का कल्चर सामने आता है, लोकेशन सामने आता है। तो को प्रोडक्शन की ट्रीटीज़ जो है, अब हम अगर बात करें फ़िलहाल की, तो 16 देशों के साथ हमारी को प्रोडक्शन ट्रीटीज़, को कोलैबोरेशन ट्रीटीज़ हो चुकी हैं और कई सारे पाइपलाइन में भी है। तो आने वाले समय में कुछ महीनों में हम देख सकते हैं ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय सिनेमा का इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रहा है, वो आगे आने वाले समय में ऐसे महोत्सवों की वजह से, कान की बात कर लीजिए या बर्लिन की बात कर लीजिए, टिफ की बात कर लीजिए, ऐसे सब महोत्सव के वजह से हमारा भारतीय सिनेमा है वो और भी ज़्यादा जाना जा रहा है लोगों से। और सिर्फ ये अगर बात करें बड़ी मूवीज़ के साथ नहीं, बल्कि हम संजीदा टॉपिक्स को भी किस तरीके से पेश करते हैं। जी श्यामा, तो भारतीय सिनेमा एक नई ऊंचाई छू रहा है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये साफ दिखाई दे रहा है। श्यामा, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आगे बढ़े। 13 मई को
शुरू हुए भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति मेघालय के उमरोई में जारी है। अभ्यास के दौरान भारत और फ्रांस की टुकड़ी तालमेल के उच्च मानकों का प्रदर्शन कर रही है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति का 7वां एडिशन मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। इस अभ्यास का मकसद भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना, साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। संसद और संसद परिसर में स्थित अन्य भवनों की सुरक्षा की कमान पूरी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF ने संभाल ली है। पिछले साल 13 दिसंबर को नए संसद भवन की सुरक्षा में चूक मामले के बाद CISF को सुरक्षा का ये जिम्मा दे दिया गया है। CISF के 3300 से ज्यादा जवान और अधिकारी संसद की सुरक्षा में 24/7 तैनात रहेंगे। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि DD न्यूज़ ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।